नमस्कार दोस्तों। इंडियन इकोनॉमिक सीरीज में आज हम उद्योग टॉपिक को देखेंगे। तो उद्योग टॉपिक में हम सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद हम एमएसएमई सेक्टर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले ये देखिए कि औद्योगिकरण के क्या लाभ होते हैं। देखिए, कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ से क्या क्या फ़ायदे होंगे। उत्पादों के मूल्यवर्धन में सहायक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिसके बाद क्या होता है कि उत्पादों के मूल्य ज़्यादा होंगे। मूल्य ज़्यादा होंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ेगी और गरीबी बेरोजगारी ये सब चीज़ें दूर होगी। ठीक, रोजगार का सृजन होगा। ठीक, मूल्यवर्धन होगा तो रोजगार का सृजन होगा। निर्यात संवर्धन होगा। निर्यात के लिए अधिक से अधिक माल प्राप्त होंगे। उसके बाद निर्यात संवर्धन होगा। ठीक, तो उसके बाद कृषि का विकास होगा। देखिए, दो चीज़ें आपको समझनी आवश्यक है यहाँ पे। एक होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक, एक्सपोर्ट प्रमोशन जो होता है वो क्या होगा, अधिक से अधिक उत्पादन किया जाएगा। उत्पादन करने के बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो देश का भुगतान संतुलन देश के पक्ष में होगा। इसके साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम भारत में नहीं बना पाते, अपने देश में नहीं बना पाते हैं, उस चीज़ को हमको आयात करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, आयात की जगह पे अपने देश में ऐसी दशाएं बनाएंगे, ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, ऐसी तकनीक लाएंगे जिसके माध्यम से हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे, उसको अपनी जगह खुद घरेलू उद्योगों के माध्यम से बना सकेंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों जो है की हैं भुगतान संतुलन को बढ़ाने के लिए। तो ये आपको मैं प्री में अलग से पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें, लेकिन आप इसको जान लीजिए, शब्दावलियाँ धीरे धीरे सीखते रहिए। तो औद्योगिकरण के लाभ आपने समझ लिया। तो ठीक, औद्योगिक नीति क्या होती है देखते हैं। औद्योगिक नीति देश की आर्थिक विकास के क्रियात्मक पहलू होते हैं। ठीक, तो किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है उसको बढ़ाने के लिए औद्योगिक रूप में जो परिवर्तन किए जाते हैं, जो जो क्रियात्मक पहलू होते हैं वो औद्योगिक नीति पर होती है। ठीक, तो मुख्यतः औद्योगिक नीति 1948 में पहली बार आई, फिर 1956, 1991 तीन बार जो है औद्योगिक नीति आई, और ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जिसमें आपके मेंस के पेपर में ये दोनों तो नहीं आएंगे, लेकिन ये 1991 की नीति एक ऐसी नीति है जो है मील का पत्थर साबित हुई देश के लिए। एक प्रकार का ये कंक्रीट जंप थी, जहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है एक क्लोज्ड इकोनॉमी से एक ओपन इकोनॉमी की ओर भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी, और आज विश्व की भारत जो है विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो इस प्रकार से ये 1991 एक बहुत ही निर्णायक साल साबित हुआ है। तो हम ये देखते हैं, देखिए 1991 की नई औद्योगिक नीति। देखिए, नई औद्योगिक नीति को हम जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं नई औद्योगिक नीति। तो नई औद्योगिक नीति 1991 में भारत सरकार ने देश के आर्थिक संकट से देश में उस समय आर्थिक संकट हुआ करता था। देखिए, देश की हालत काफ़ी ख़राब थी। उस समय खाड़ी युद्ध चल रहे थे। उस समय देश का एक्सचेंज रेट लगभग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $5.8 बिलियन के आसपास था, और खाड़ी युद्ध चल रहा था जिसके कारण से पेट्रोल महंगे थे। तो देश को पर्याप्त ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पा रही थी, ऑयल नहीं प्राप्त हो रहा था, जिसके कारण से देश पर आर्थिक संकट छाया हुआ था। राजनीतिक अस्थिरता का समय था, और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अर्थव्यवस्था को जो है एक मकड़ जाल में पकड़े हुई थी, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था बिल्कुल से आर्थिक संकट में के दौर से गुजर रही थी। उसके बाद 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, और वहीं के उन्हीं के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, उन्हीं के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसमें जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब संस्थाओं का सहारा लिया गया, उनसे कुछ लोन लिया गया, और उसको इसीलिए उनको जो है एक बड़ा अर्थशास्त्री उनके योगदान के रूप में याद किया जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ये देखते हैं एलपीजी क्या था। देखिए, एलपीजी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। देखिए, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण होता है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। उस समय अर्थव्यवस्था देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी थी, और ज़्यादातर चीज़ें पब्लिक सेक्टर में हुआ करती थी। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत प्रकार के अर्थव्यवस्था में जो है उद्योगों पर जो है प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण लगे हुए थे, जिससे अर्थव्यवस्था को थोड़ा उदार बनाया गया। तो इससे ये पहली पॉलिसी थी। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन की ओर अर्थव्यवस्था को लाया गया, कि उद्योगों को निजी क्षेत्र उद्योग के लिए
खोलना, उस समय मैंने बताया ही कि ज़्यादातर चीज़ें पब्लिक सेक्टर की हुआ करती थी, तो वहीं पे निजी क्षेत्र सामने आया। फिर ग्लोबलाइजेशन में अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से जोड़ना, फ्री ट्रेड की ओर ले जाना, ठीक है। और ये ग्लोबलाइजेशन अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबल लेवल पे ले जाना, ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक। तो ये हाँ, अब देखते हैं, जैसे इसको तो मैंने बता ही दिया, तो देख लेते हैं, कारण भी देख लेते हैं। तो नौकरशाही की लाल फीताशाही 1991 की नीति की आवश्यकता क्या थी, कारण क्या था, ये देखिए। देखिए, राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा था उस समय, और लगभग लगभग ट्विन डिजिट में घाटा था, लगभग लगभग दो, जैसे कि आज अगर देखेंगे कि 5%, 6% इस तरह से रहता है राजकोषीय घाटा। तो वहाँ पे राजकोषीय घाटा, दोहरा राजकोषीय घाटा था, 10% पार था। और उसके बाद एक उच्च मुद्रास्फीति थी, दोहरी मुद्रास्फीति ये भी थी। फॉरेन एक्सचेंज रेट मात्र $5.8 बिलियन बचा हुआ था। भुगतान संतुलन का संकट था, नौकरशाही की लाल फीताशाही थी उस समय, और खाड़ी युद्ध चल रहा था, व्यापार संबंधी जटिलताएं थी। ये सारी समस्याएं अर्थव्यवस्था को घेरे हुए थे, जिसके कारण से जो है अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने ये नई औद्योगिक नीति लाई, ठीक। तो इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। विशेषताएं क्या थी, देखिए, इसमें सबसे पहले स्थिर का अस्थायित्वकारी स्टेशनरी कुछ मेजर उपाय अपनाए गए और कुछ संरचनात्मक उपाय अपनाए गए। तो जो अस्थायित्वकारी उपाय थे, अल्पकालिक उपाय, जैसे बीओपी संकट से अर्थव्यवस्था को उबारना, उच्च मुद्रास्फीति से जो है लोगों अर्थव्यवस्था को उबारना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वृद्धि करना, ये सब अल्पकालीन जो है उपाय थे, या अस्थायित्वकारी लोग मतलब अर्थव्यवस्था को एक स्टेशनरी स्टेज में लाना, जो लगातार फ्लक्चुएशन हो रहे थे ट्रेड साइकिल में, उसको जो है एक अस्थायित्वकारी अर्थव्यवस्था को एक स्थायित्व देना, इसका उद्देश्य था। संरचनात्मक यानी अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में वो जो है लगभग लगभग परिवर्तन करना या उनको सुधारना था। तो ये दीर्घकालिक उपाय था, ठीक। इसमें इकोनॉमिक इफिशियंसी बढ़ाना अर्थव्यवस्था का, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में ज़्यादातर चीज़ें संरचनात्मक उपाय से संबंधित थी, ठीक। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया, लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त की गई। वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार किया गया, आरबीआई नियंत्रक की जगह सहायक की भूमिका में आ गया और प्राइवेट बैंकों का आगमन हुआ, ठीक। और कर व्यवस्था में सुधार हुआ, जो है जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी, वो उसमें सरलीकरण किया गया, ठीक। आगे देखते हैं, विदेशी विनिमय दर सुधार किया गया, रुपए का अवमूल्यन किया गया, जिससे क्या हुआ, विदेशी मुद्रा का आगमन हुआ और एक्सपोर्ट बढ़ा भारत का। और उसके बाद फिर सातवां क्या था, व्यापार तथा निवेश नीति में सुधार किया गया, उच्च आयात प्रशुल्कों में कमी की गई, एक्सपोर्ट प्रमोशन किया गया, एफडीआई एफआईआई की अनुमति हुई। यहाँ अर्थव्यवस्था में ये सब चीज़ें की गई। जैसे कि आप और भी चीज़ें देखेंगे कि तो फेरा जो था वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी मैनेजमेंट जो है रेगुलेटरी एक्ट था। तो ये जो टफ एक्ट था एक प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, इसके लिए फेमा लाया गया ना। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, फेमा लाया गया। तो ये 1973 में फेर आया था, तो 2002 के आसपास लगभग फेमा लाया गया। तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट में ताकि सुधार किया जा सके, उसको एक ज़्यादा जो बाध्यता थी या ज़्यादा कानूनी बाध्यता थी, इसके लिए जेल वगैरह होती थी, तो उसको करके एक मैनेजमेंट लाया गया, उसको थोड़ा सा हल्का बनाया कठोर से, ये चीज़ किया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो आगे देखते हैं। तो इसके लिए इतना ही ज़रूरी रहेगा। बाकी हम एक अभी प्रश्न भी देखेंगे इसको, तो हम समझेंगे कि उसमें कैसे हम लिखेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ये टॉपिक जो है दिया गया है आपके सिलेबस में GS3 में। देखिए, जीडीपी और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि दर। जीडीपी 1991 में लगभग 266 बिलियन थी, 2020-21 में 3.5 ट्रिलियन के आसपास थी। और आप कमेंट में बताएंगे कि अभी अर्थव्यवस्था जो है कितने ट्रिलियन डॉलर है। और आर्थिक समृद्धि 1980-91 में 5.6 थी उस समय। मात्र जो ग्रोथ रेट थी 5.6% थी, लेकिन 2007-8 में 8.2% के आसपास ये पहुंच गई। तो ये सारे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। एफडीआई में वृद्धि हुई, 1990-91 में 100 मिलियन डॉलर थी, और 2011-12 में लगभग 300 बिलियन डॉलर की एफडीआई है भारत में, ठीक। और विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारत में वृद्धि हुई 1991 में 5.8 बिलियन डॉलर। मैंने बताया ही कि मात्र 2 हफ्तों के आयात के लिए ही जो है भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। और 2000 उसके बाद ये एलपीजी रिफॉर्म आया, 2022 की स्थिति रही कि 545 बिलियन डॉलर जो है इसका विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, और अभी तो 600 भी पार कर गया है। आप देख कमेंट में बताएंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार भारत का कितना है। विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा निर्माण किया गया, R&D, नवाचार और प्रौद्योगिकी कौशल, इन सब पे जो है ध्यान दिया गया, ताकि रोजगार ये सब चीज़ें बढ़ जाएं, ठीक।
अब देखते हैं कि जो नई औद्योगिक नीति है इसकी क्या आलोचनाएँ हैं और क्या समस्याएँ हैं? क्या इसका कुछ चुनौतियाँ भी रही हैं? क्या ये असफलता भी कुछ रही है इसकी? देखिए, पर्यावरण की उपेक्षा की गई इसमें। साफ बात है कि इसमें जो भी चीज़ें की गई वो केवल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए गई, सतत एवं समावेशी विकास को ध्यान नहीं दिया गया इसमें, ठीक? अधिकांश एफडीआई बड़ी कंपनियों को भी प्राप्त हुए, एमएसएमई सेक्टर को की उपेक्षा की गई। जो है करंट अकाउंट डिफिसिट लगातार बढ़ता गया, आय संपत्ति की विषमता उत्पन्न हुई, जॉबलेस ग्रोथ हुई, निष्ठुर जॉबलेस ग्रोथ हुई जो है, ठीक? रोजगार विहीन समृद्धि हुई, रोजगार को लेकर के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक? और भारत में एफडीआई के वितरण व क्षेत्रीय असमानता की समस्या हुई। लगभग 60% एफडीआई देखेंगे तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु इन सब जगहों पे है। तो ये एक प्रकार की क्षेत्रीय असमानता एफडीआई में भी देखने को मिलती है। तो इसके बाद हमें इसका एक सारगर्भित निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। सॉरी। आज भारत पीपीपी के आधार पर विश्व की थर्ड बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अभी आप देखेंगे तो वैसे जीडीपी के आधार पर भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, फिफ्थ लार्जेस्ट, ठीक? तो काफ़ी हद तक यह नीति सफल रही है कि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण सुधार के लिए इसे अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। मैंने बताया कि इसमें इंक्लूजन शामिल करना होगा, जो कि वर्तमान सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेके सोशल इंक्लूजन पर लगातार ध्यान दे रही है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऊर्जा और हरित ऊर्जा, इन सब चीज़ों पे भी बहुत ध्यान दे रही है। तो ये नीति सफल होती दिख रही है। तो ये इस प्रकार से ये नई औद्योगिक नीति समाप्त हुई। अब हम नई औद्योगिक नीति पे एक प्रश्न देखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। देखिए, नई औद्योगिक नीति में नया क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, नए औद्योगिक औद्योगिक विकास पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए, 200 शब्द का प्रश्न है, जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा आपका ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसको सही से आप अगर समझ लेंगे तो नई औद्योगिक नीति का सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। देखिए, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो वर्ष 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसे नई आर्थिक नीति का नाम दिया जाता है, ठीक? तो बहुत सारे सुधार कार्यक्रम हुए, और इसमें क्या क्या हुआ कि इसमें क्या नया था ये पूछा था, तो हम इसको एक एक बार में दिखा देंगे कि ये नया क्या था। देखिए, ये दिखा भी सकते हैं आप। नया में क्या था? कुछ नया, पूर्व की नीतियों से कुछ अलग हटके था, तो ये कुछ नया हो गया। न्यू इकोनॉमिक, आर्थिक, विभिन्न आर्थिक सुधार व अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय। मैंने बताया ना, इस स्थायित्वकारी एवं संरचनात्मक सुधार, ये इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई। और पॉलिसी क्या थी? एलपीजी नीति थी। उदारीकरण, उदारीकरण मतलब होता है सुधार की दिशा, मतलब किस दिशा में सुधार किया जाए, उदार बनाया जाए। निजीकरण मतलब सुधार का रास्ता, किस रास्ते पर सुधार जाएगा, सुधार जो है निजी क्षेत्रों की तरफ जाएगा। वैश्वीकरण, सुधार का उद्देश्य क्या है? भारतीय व्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करना ना, ग्लोबलाइज इकोनॉमी बनाना ही इस नीति का उद्देश्य है। तो इसको आप इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं। सॉरी 1991 में आई है, जिसको पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके रहे। तो इसको हम देखते हैं आगे कि इसमें नया क्या है, ये अलग से भी हम देख लेते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिरीकरण, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट, ये दो चीज़ें जो थी इसमें नई थी। इतना डीप लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लिख सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। देखिए, आर्थिक स्थिरीकरण में क्या होगा? अल्पकालिक समाधान होगा। राजकोषीय स्थिरता, राजघाटा में सुधार, राजकोषीय घाटे में सुधार। मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति, बीओपी घाटे में सुधार। संरचनात्मक परिवर्तन में क्या होगा? दीर्घकालिक समाधान होंगे, जैसे आपूर्ति पक्ष पर बल, आर्थिक समृद्धि को बनाना, अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक इफिशियंसी बढ़ाना। इस तरह की चीज़ें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में आती हैं। फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, जो मैंने ऊपर ही बताई थी, इसको दिखा देते हैं। बृहद आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सबसे पहली चीज़, औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति हुई। अनिवार्य लाइसेंस वाले उद्योगों की संख्या 18 मात्र कर दी गई, पहले ज़्यादा थी, ठीक? उद्योगों को अनारक्षित करना, आरक्षित उद्योगों को हटा करके 8 कर दिया गया, ठीक? तो उसमें केवल वही सब उद्योग हैं जो बारूद ये सब रिलेटेड होते हैं, बम, परमाणु बम, इन सब रिलेटेड जो भी उद्योग होते हैं, डिफेंस वगैरह, उसकी छोड़ करके बाकी चीज़ें 8 की कर दी गई। एमआरटीपी की अधिकतम सीमा का समापन किया गया, ठीक? तो एमआरटीपी जो एक्ट था उसमें क्या किया गया? अधिकतम सीमा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। मोनोपोली ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो एक्ट था, तो मोनोपोली समाप्त करने के लिए, ठीक? तो एफडीआई को प्रोत्साहन दिया गया। 51% तक एफडीआई की सीमा बढ़ा दी गई,
ठीक है, 51% तक की एफडीआई की सीमा बढ़ा दी गई। अभी तो आप देखेंगे बैंकिंग और बहुत सारे क्षेत्रों में 100% तक एफडीआई कर दी गई है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है विनिवेश की नीति का आरंभ किया गया। विनिवेश मतलब होता है निवेश का उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं कि सरकारी चीज़ों के जो स्वामित्व होता है इसको पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ठीक, एक प्रकार का। तो उसमें क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में को जो है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गया, वही विनिवेश की नीति का प्रारंभ हो गया। घरेलू उद्योगों को बाजार की शक्तियों, डिमांड एंड सप्लाई के साथ जोड़ना, उसकी सरकारी हस्तक्षेप करना। देखो क्या है कि जो बाजार की शक्तियाँ होती हैं वो डिमांड और सप्लाई, इसके द्वारा ही सारी चीज़ संचालित होती हैं। सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होता है तो ये बाधित होती हैं, तो इसको हस्तक्षेप को कम करना यानी उदार करना, उदारीकरण में भी आएगा। लुकिंग इनवर्ड पॉलिसी की जगह आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी देगा। देखिए इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी क्या होती है, घरेलू नीति की जगह आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी, बाह्य नीति को अपनाना, मतलब भारत को वैश्वीकरण करना भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये था, ठीक। तो ये नीति थी एक प्रकार की, ये बहुत ही बड़ी बड़ी शब्दावलियाँ हैं। तो जैसे कि मेरा इकोनॉमिक ऑप्शनल है तो मैं आपको ये सब चीज़ समझा दे रहा हूँ, बाकी मिलेंगे नहीं आपको ऐसी चीज़ें, तो आप ऐसी चीज़ें लेकिन अगर लिखेंगे तो नंबर अमूमन आपको अच्छे मिलेंगे। तो इतनी भी टफ चीज़ें नहीं हैं, छोटे छोटी चीज़ें हैं, आप उसको नोट कर लीजिए शब्दावलियाँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए औद्योगिक विकास पर प्रभाव पूछा है प्रश्न में। तो औद्योगिक विकास की दर जो 1991 के पूर्व में औसतन 4% थी, 1990 से 2012 के मध्य 6.5%। देखिए फिर 6.5% लगातार बनी रही, लगभग 6% मान लीजिए कि, तो ये लगभग 4 से 6%, 2% की ग्रोथ रेट बढ़ गई, ठीक। ये मतलब वार्षिक ग्रोथ रेट की बात हो रही है। औद्योगिक विविधीकरण को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। और उसके अलावा क्या हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का माहौल बना, विश्व स्तरीय उत्पादन इकाइयों का सृजन हुआ, जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी, ये सब सारी चीज़ें हुई। नकारात्मक देखेंगे तो औद्योगिक पैटर्न में विकृतियाँ हुई, श्रम सुधारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, वही कि असमानता बढ़ी, जो है क्या कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ की तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ी। और मैंने बताई थी ना कि पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया गया, पर्यावरणीय उत्पादों पर ध्यान नहीं दिया गया, ये सब चीज़ें, पर्यावरण का क्षरण, सतत विकास, समावेशी विकास का ध्यान नहीं दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों की जीर्णोद्धार की जगह विनिवेश पर अधिक बल दिया गया, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र जो थे उनको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया, विनिवेश कर दिया, बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। ये चीज़ ठीक नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको जीर्णोद्धार पर ध्यान देना चाहिए था, ये नकारात्मक प्रभाव रहा। तो इसके बारे एक हम मल्टी डायमेंशनल जो है कंक्लूजन लिख देंगे कि नई औद्योगिक नीति में निरंतरता के साथ परिवर्तन के तत्व समाहित थे। ये सुधार कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, पुरानी की जगह नए ढांचे को बनाते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है कि पुराने की जगह नए ढांचे को बनाना, एक फिर से आपको नई शब्दावली मिली, ठीक है। तो निश्चित ही नई औद्योगिक नीति आर्थिक सुधारों के लिए मील का पत्थर साबित हुई। देखिए एक प्रकार का एक कंक्रीट जंप थी, एक प्रकार का ये मील का पत्थर थी अर्थव्यवस्था के लिए। ये एक जो है निर्णायक साल था 1991, यहीं से अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था बदल करके आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो इसमें निरंतरता के साथ परिवर्तन के तत्व थे और पुराने की जगह नए ढांचे को बनाया गया था। तो इस प्रकार से एक आपका अच्छा सा उत्तर तैयार हो गया। तो आपका इंडस्ट्री में इतना ही, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इतना ही पर्याप्त रहेगा। अब आगे अगला टॉपिक आपका मैं पढ़ा देता हूँ आपको, लघु उद्योग संबंधित। देखिए एमएसएमई जिसको बोलते हैं, देखिए छोटे स्तर पर उत्पादन का कार्य जो करते हैं वो लघु उद्योग होते हैं। इसे भारतीय औद्योगिक विकास का इंजन माना जाता है, ठीक है। देखिए क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी हो, भारत जैसी अर्थव्यवस्था हो, जिसमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही से करना हो, आय समानता को ख़त्म करना हो और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही करना हो, तो वहाँ पे लघु एवं कुटीर उद्योगों का बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। गांधी जी ने कहा था कि भारत का जो है, भारतीय व्यवस्था की जो आत्मा है लघु एवं कुटीर उद्योगों में बसती है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसकी उपेक्षा की गई है भारत में लगातार, लेकिन अभी वर्तमान में ध्यान दिया जा रहा है इस पर। तो हम इसको फिर देखते हैं कि एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो होता है, उसको हम देखते हैं कि इसमें इसकी परिभाषा हम देखते हैं। देखिए कि ये 2000 बजट 2025-26 अभी हाल में ही इसका जो डेफिनेशन है उसमें इसके क्राइटेरिया में अंतर आया है, ठीक। तो पहले जो जैसे कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते थे, तो उसमें क्या होता था, 1 करोड़ रुपए होता था इन्वेस्टमेंट की सीमा, अब वो 2.5 करोड़ रुपए हो गई है। तो इसी तरह से देखते हैं क्या क्या परिवर्तन था। देखिए तो माइक्रो इंटरप्राइजेज जो थी उसमें इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ रुपए
से 2.5 करोड़ रुपए हो गई। स्मॉल इंटरप्राइजेज में 10 करोड़ से 25 करोड़ हो गई। मीडियम इंटरप्राइजेज में 50 करोड़ से 125 करोड़ हो गई। ठीक, तो ये करंट डेटा है, ये रिवाइज्ड है, अभी बजट वाला है। तो यही वाला आप लिख देंगे तब भी अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखते हैं इसके टर्नओवर में क्या अंतर आया। टर्नओवर में देखिए क्या अंतर आया कि माइक्रो इंटरप्राइजेज में 5 करोड़ से 10 करोड़ टर्नओवर, स्मॉल में 50 करोड़ से जो है 100 करोड़ टर्नओवर, और मीडियम इंटरप्राइजेज में 250 करोड़ से 500 करोड़ का टर्नओवर। मतलब ये इसकी सीमा है कि इतने सीमा तक अगर इनका टर्नओवर होगा या इन्वेस्टमेंट होगा तो ये माइक्रो में आएंगे, ये स्मॉल में आएंगे, ये मीडियम में आएंगे, और इससे बड़ा होगा तो ये फिर इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक, तो ये लघु और कुटीर उद्योग की 3 प्रक्रिया प्रणाली है, 3 प्रकार हैं। इसी 3 प्रकारों में क्या कहते हैं आप लिख देंगे तो एक अच्छी डिफिनेशन हो जाएगी। इसके सबसे पहले इंट्रोड्यूस 2006 में आबिद हुसैन समिति द्वारा किया गया था। तो आगे कई बार संशोधन हुआ तो 2025-26 के बजट को ही हम नया डिफिनेशन मानेंगे। तो अगर आप इसको लिख देंगे तो एक अच्छी डिफिनेशन मानी जाएगी इसकी। ठीक, तो एमएसएमई का योगदान देखते हैं। एमएसएमई जीडीपी में लगभग 30% योगदान देती है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा परसेंट है, 30%। रोजगार सृजन में 7.5 करोड़ लोग लगे। विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में 36 करोड़ लोग जो हैं, 36% लोग जो है विनिर्माण उत्पादन में योगदान देते हैं। निर्यात में 45% निर्यात भारत के एक्सपोर्ट प्रमोशन भी इससे होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। ग्रामोद्योग औद्योगिकरण में समावेशी विकास सब में भी सहायता करता है। ये जो है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी सारी चीज़ें दूर करने में ये माइक्रो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस का अच्छा योगदान है। तो इसके लिए चुनौतियाँ देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सीमाएँ हैं इसकी। तो पुरानी तकनीक का इस्तेमाल अब भी हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन का अभाव है, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाएं हैं, इनके पास कच्चा माल ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उत्पादन का छोटा पैमाना है, वित्त तक पर्याप्त पहुंच नहीं है, लोन सही से नहीं मिलता है। बड़ी कंपनियों को तो जो है बैंक दे देते हैं आसानी से, इनके लिए लोन के लिए समस्याएं पैदा होती हैं। सीमित कार्यकुशल बल, इनके पास स्किल ट्रेंड लोग नहीं हैं, और संरचना संबंधी, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बाधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, इन सब की समस्याएं हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ हो गई। चुनौतियों के बाद सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं। तो पीएम मुद्रा योजना, अभी मैंने पीएम मुद्रा योजना में अभी क्या हुआ है कि इसमें लघु उसमें शिशु, तरुण और वृद्ध जो है 3 प्रकार की जो कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी में आप देखेंगे तो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया पिछले बजट में इनकी सीमा। तो ये जो है पीएम मुद्रा योजना भी हो गई। ठीक, इसके अलावा जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, उद्यम पंजीकरण, चैंपियन पोर्टल, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम लाई गई। ये सारे गवर्नमेंट स्टेप रहे एमएसएमई को बढ़ाने के लिए। तो हम देखते हैं क्या आगे की राह हो सकती है, क्या उपाय हो सकते हैं। वैश्विक बाजार में पहुंच बनाना, ठीक, सतत उद्यमिता को बढ़ावा देना, सरलीकृत ऋण प्रक्रिया और मूल्यांकन, एआई संचालित मेंटरशिप कार्यक्रम, ब्लॉकचेन संचालित स्मार्ट अनुबंध। मतलब इनको कुल मिलाकर के ये तकनीक से जोड़ना, इनको मुख्य धारा में लाना, यही आगे की राह होगी। इनका कंक्लूजन एक अच्छा लिख सकते हैं, नवीन दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। उन्हें मजबूत तकनीकी आधार, प्रतिस्पर्धा की भावनाओं, खुद को पुनर्गठित करने की प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो आप इस तरह से समझ गए हैं कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस देश में काफ़ी अच्छा योगदान है। ये देश में विकेंद्रीकरण में, आय के विकेंद्रीकरण में, या किसी भी में देश के जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अच्छा योगदान देता है। तो ये एमएसएमई सेक्टर भी आपका ये कंप्लीट हो गया कि हाँ, ये लघु एवं कुटीर उद्योग जो थे ये भी आपका समाप्त हुआ। इस प्रकार से आज हमने इंडियन इकोनॉमी जीएस3 इंडियन इकोनॉमी का ये सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें से अगर आपको कोई अन्य लेक्चर भी समझ में आता है, कोई अन्य टॉपिक समझ में भी आता है, तो मैं इस पर लेक्चर अलग से ले लूँगा। बाकी इतना ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ें हैं तो वो करंट अफेयर्स में आ जाएंगी, उसको आप करंट अफेयर्स से देख लेना। और जब आपका एग्ज़ाम रहेगा तो मैं करंट अफेयर्स के लिए अलग से क्लासेस ले लूँगा। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है इंडियन इकोनॉमी। और अब अगला आपका क्लास पॉलिटी पर होगा, जो GS2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, धन्यवाद।